Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, as you know, हम लोगों ने आपके लिए शेड्यूल किया था 20 मार्च की डेट कि आप लोग इस दिन सारे के सारे बच्चे जो आपका अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का मॉक 1 ऑलिव बोर्ड के ऊपर आपने देना था। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने ये टेस्ट दे दिया है और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं दिया है मैं उनको ये कहना चाहूँगा, एक एडवाइस दूंगा, आप लोग ऑलिव बोर्ड की ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आप लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो आपके मॉक टेस्ट है उसमें से मॉक 1 आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, आपने अपनी वीकनेसेस को देखना है, कैसे आप वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। वहाँ परचेज करते समय अगर आपको डिस्काउंट की ज़रूरत होगी तो 20% का डिस्काउंट आपको SSS से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आप वहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हैं। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली आप तक पहुंचती रहे। तो आज की क्लास में सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ये 2 क्वेश्चन कौन से हैं? जो एक तो आपके मॉक 1 में जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था ऑलिव बोर्ड में, सेकंड आपका जो सेक्शनल टेस्ट है। मैं आप लोगों से ये खुद से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आप ज़रूर जो ऑलिव बोर्ड के सेक्शनल टेस्ट हैं सब्जेक्ट वाइज उनको ज़रूर अटैम्प्ट करें। ठीक है, उससे आपको अपना पता चलेगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, वैरायटी का आपको पता चलेगा कि किस वैरायटी के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पॉसिबल हैं। बाकी यूट्यूब पे जितना हो सकेगा फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे हम आपको कंटेंट दे रहे हैं देते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन आज 2 ही रखे हैं मैंने। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें वो आपका ये सेक्शनल टेस्ट जो था ना आपका मैथमेटिक्स का फर्स्ट, ये मैंने उसमें से लिया है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 9 डिफरेंट डिजिट्स 1 से लेके 9, तो 1 से लेके 9 तक के हमारे पास डिजिट हैं। बड़े ध्यान से समझना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर कराए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास 9 डिफरेंट क्या हैं? 9 डिफरेंट हमारे पास क्या है? नंबर्स हैं। ठीक है, इनको कितने वे में अरेंज किया जा सकता है? तो सबसे पहली आपकी टेंशन खत्म, आपको ये पता चल गया कि अरेंजमेंट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपकी परम्यूटेशन। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? परम्यूटेशन। और ये जनरल केस से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो 9 डिफरेंट नंबर है, लेकिन अरेंजमेंट में होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि 6 और 7, 6 और 7 एक साथ कभी भी नहीं आने चाहिए, नेवर कम टुगेदर। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ एक साथ कभी ना आए इसके लिए डायरेक्ट कोई तरीका नहीं होता, इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं होता। हाँ, एक तरीका होता है कि आप टोटल निकाल लीजिए, टोटल उसमें कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग ने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो केसेस जिसमें ये दोनों क्या होंगे, एक साथ आएंगे, जिसमें 6 एंड 7 कम टुगेदर। ठीक है, कम टुगेदर, तो ये हमारा तरीका है। अब हमें देखना है कि हम टोटल कितने वे से अरेंज कर सकते हैं और ऐसे केसेस जिसमें 6 और 7 एक साथ आए। ठीक है, जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस देखी होंगी उनको पता है कि ये कैसे हम लोगों ने सॉल्व इसको करना था। ठीक है, लेट्स सी। तो अब 9 डिजिट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट हैं सारे के सारे, तो 9 डिजिट्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? हम लोग करेंगे परम्यूटेशन यूज़। ठीक है, और इसमें होगा क्या, आप लोगों का सारे के सारे डिजिट्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं। 9 डिफरेंट डिजिट को अरेंज करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? परम्यूटेशन। तो टोटल केस कितने बनेंगे इसके? टोटल केसेस बनेंगे 9p9। ठीक है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको? ऐसे केसेस जिसमें 6 और 7 एक साथ आए। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट, कितने भी डिजिट एक साथ आपने लेने हो तो हम क्या करते हैं, उनको एक नंबर मान लेते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने थे? 9, यानी कि 1 2 3 4 5, मान लो 6 और 7 एक यूनिट है और उसके साथ था 8 और 9। अब ये टोटल कितने बन रहे हैं नंबर हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल अब कितने हो हमारे पास? 8। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8 में से हमें कितने यूज़ करने हैं? 8 के 8। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता है जब एक यूनिट हम इसको मान रहे हैं और जितने ये डिजिट होते हैं इनको भी हम अरेंज कर सकते हैं उतने ही तरीके से। मतलब 6 भी पहले आ सकता है और 7 भी पहले आ सकता है। तो इसलिए इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2p2, क्योंकि 2 नंबर है और यहाँ पे 2 ही हमें सिलेक्ट करने हैं।
जिन बच्चों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर, और जिनको ये चीज़ समझ कम आई है वो बच्चे पुराने लेक्चर देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, क्योंकि उसमें मैंने बड़े बेसिक तरीके से और काफ़ी अप्रिसिएशन उसमें से मिला था। बच्चों ने कहा था कि सर काफ़ी अच्छे से हमें समझ आया है। तो आप सीरीज ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर, वहाँ से आप इसका पूरा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे केसेस बन गए टोटल, कितने तरीके से हम 9 नंबर्स को 9 डिजिट को अरेंज कर सकते हैं। सेकंड आपका हमने उसमें से उतने केसेस माइनस कर दिए जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें 6 और 7 एक साथ आ रहे हैं। एक साथ आने की कंडीशन ये होती है सबको, जितनों को एक साथ रखना हो उनको 1 यूनिट मानना होता है। तो अब टोटल कितने नंबर बचे थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 नंबर को 8 को ही सिलेक्ट करना है, तो परमुटेशन कितनी बनेगी 8p8। अब जो 1 यूनिट माना है इनको भी तो हम शफल कर सकते हैं अपने आप में, तो दैट्स वाई 2p2, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा आपका 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 9 का फैक्टोरियल, क्लियर। माइनस 8p8 भी बनेगा 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल। ये हम क्या कर रहे हैं, परमुटेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखा हम लोगों ने, नीचे सब में क्या बनना है 0 फैक्टोरियल, है ना। तो 0 फैक्टोरियल क्या होती है वैल्यू आपकी 1। तो ये मैंने आपको बोला हुआ है, हो सकता है डायरेक्ट इतना आसान क्वेश्चन पूछ ले 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, तो यू मस्ट नो, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये आंसर्स देखो आप किस तरह से दिए हैं। तो ये आपका बनेगा 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को ब्रेक करके लिख सकते हैं 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। मैंने इसको सिर्फ 8 फैक्टोरियल तक इसलिए तोड़ा ताकि मैं यहाँ से 8 फैक्टोरियल को क्या कर सकूँ, कॉमन निकाल सकूँ। तो यहाँ से 8 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, पीछे बचेगा 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और 2 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 2। तो ये आंसर क्या निकल के आएगा मेरा, 9 में से 2 गए 7, तो आंसर बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 8 का फैक्टोरियल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये अगर आपको समझ आया होगा, आना भी चाहिए कि अगर आपने मेरी पिछली 5-6 क्लासेस जो मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम की आपको पढ़ाई है, तो इसी तरह से हम लोग जैसे जैसे मॉक टेस्ट होते जाएंगे, जो जो टॉपिक आपका कवर होता जाएगा, हम लोग उसका क्या करेंगे, उनमें से जो क्वेश्चन आपको दिक्कत करेंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो मॉक टेस्ट का लेवल ऑलिव बोर्ड हमेशा से बनाता आया है आज तक, मैं आपको चाहे वो बैंक के पेपर हैं, किसी भी पेपर की मैं बात करूं, तो वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाता है। मतलब यहाँ पे अगर आप आधा क्वेश्चन भी उसमें सॉल्व करने में आप कैपेबल हो तो आराम से आप पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं, जो अगला आपका सबसे तगड़ा सवाल था जिसमें आपको तंग किया है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ स्टूडेंट्स, सर्कुलर परमुटेशन हम लोगों ने वहाँ पे छोड़ दी थी क्योंकि वो 11th की बुक में है नहीं। मुझे लगता नहीं है सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, बट अब मैं आपको सिखा देता हूँ क्योंकि ये बाहर निकल के आया है। बस कुछ नहीं होता, सर्कल में जब कभी भी हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, सीधा सीधा याद रखना, अगर टोटल 10 चीज़ें हैं उनको हम लोग n-1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बात ख़त्म। अगर मान लो 10 ऑब्जेक्ट हैं कोई, उनको हमें सर्कुलर वे में अरेंज करना है, सर्कल में अरेंज करना है, तो हम लोग जनरली अगर परमुटेशन लगाते तो लगाते 10p10, है ना। अगर सर्कुलर ना हो, लीनियर हो एक साथ सीधे, बट अगर सर्कल हो तो याद रखना हमेशा एक कम कर लेना, 9p9 तरीके से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं, बात खत्म, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, क्वेश्चन आपका कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द 8 टीचर्स, यहाँ पे क्या है 8 टीचर्स हैं, द वाइस प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल है और एक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो टोटल पर्सन्स यहाँ पे कितने हो गए बेटा हमारे पास 10, बात खत्म। नेक्स्ट कह रहा है शुड बी ऑफ स्कूल बी सीटेड अराउंड सर्कुलर टेबल। तो यहाँ पे दिमाग में एक चीज़ आ गई कि बंदे कहाँ बैठने हैं, सारे के सारे सर्कल में बंदे अरेंज करने हैं एक सर्कुलर अरेंजमेंट में। तो अरेंज करने हैं तो ये तो बात समझ आ रही है कि भाई हमें क्या लगानी है, हमें लगानी है परम्यूटेशन, बस। इसलिए मैं आपको बोल रहा था जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको खुद पता चलेगा परम्यूटेशन कहाँ लगानी है, कॉम्बिनेशन कहाँ लगानी है।
तो जो बच्चे उन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, एज ए ब्रदर, एज ए कलीग, एज ए टीचर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर पिछले लेक्चर्स को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, 10%। अब उसमें भी एक कंडीशन कह रहा है कि जो आपका प्रिंसिपल है वो हमेशा किसके बीच में बैठना चाहिए, एक साइड उसके वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए, एक साइड उसके टीचर होना चाहिए। तो अल्टीमेटली बात ये बन रही है कि अगर वाइस प्रिंसिपल यहाँ है और प्रिंसिपल यहाँ है, ठीक है, इन दोनों का अगर हम लोग एक साथ रख दें तो हमेशा जो आपका प्रिंसिपल है वो टीचर और वाइस प्रिंसिपल के बीच में ही आएगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा है ही सिर्फ टीचर है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हमें क्या करना है, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को एक साथ बिठाना है। मतलब लास्ट क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने कैसे किया था, 6 और 7 को एक साथ रखा था। एक साथ रखने के लिए उनको क्या करते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं। बात यहाँ से रिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये 10 हैं टोटल, तो 10 को अगर सर्कुलर को बाद में कंसीडर करते हैं, पहले ये समझते हैं कि टोटल 10 पर्सन है, उसमें से 2 बंदों को हमें एक साथ बिठाना है। मान लो ये T1, T2, T3, मैं डिटेल में कर रहा हूँ लेकिन आपने ऐसे करना नहीं है, मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए बस। ये वाइस प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल। अब क्या हो रहा है, सर्कुलर अरेंजमेंट की बाद में बात करेंगे, पहले हम इन दोनों को एक साथ बिठाएंगे। इन दोनों को एक साथ बिठाएंगे तो ये कितने यूनिट माने जाएंगे, 1। तो अब हम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो ये कितना बन गया हमारा, 9 का फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल केसेस हमारे बन रहे हैं। कब, जब हमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को क्या किया, 1 यूनिट मान लिया, ठीक है। ओके, अब क्योंकि इनको कहाँ बैठाना है, सर्कुलर में, तो मैंने क्या बोला था, सर्कुलर में हमेशा क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल। बात समझ आ गई, n-1। तो 9 में से 1 गया। अब ये कितने केसेस बच गए हमारे पास, 8 फैक्टोरियल। कितने केसेस बच गए, 8 फैक्टोरियल केसेस हमारे पास बच गए, ठीक है। अब फिर वही बात कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम 6 और 7 को जैसे बोला था कि इनको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं, कितने वेज में, 2 फैक्टोरियल वेज में, 2 फैक्टोरियल वेज में। हाँ, इसको परमुटेशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट यही आपका अल्टीमेटली बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा परमुटेशन से भी बता दूंगा, हिंट दे दूंगा कि उससे कैसे करना है, बाकी अल्टीमेटली कैलकुलेशन आपकी यही बननी है, ठीक है। बस यहाँ से आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। 8 का फैक्टोरियल बनेगा आपका 8 × 7 × 6, 5 का फैक्टोरियल मैंने याद रखा है 120 × 2। तो आप ये कैलकुलेशन करेंगे और आप लोग आराम से यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसको समझ आ गया है ये क्वेश्चन, वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा यस सर समझ आ गया। जिसको नहीं आया है वो नो सर लिखेगा, ठीक है। और आएगा कैसे ये समझ, इसको 1-2 बार फिर से सुनना, एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना कि सर ने हमें क्या बोला था, ठीक है। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे सारे बच्चे कि क्या आंसर आपका बन रहा है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर जो बनेगा आपका, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, 80640, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसको करते हैं, अगर परमुटेशन के फॉर्मूले से करना होता तो कैसे सोचते, ठीक है। बच्चों को डाउट रहता है, इसीलिए मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा। तो अब देखो, टोटल 8 टीचर्स हैं बेटा, 1 वाइस प्रिंसिपल और 1 प्रिंसिपल। इतनी बात समझ आ गई, इन दोनों को एक साथ बिठाना है, ठीक है। बिठाना है तो 1 यूनिट मानेंगे। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 9 टोटल कितने हो गए हमारे पास, 10, और 1 यूनिट मान लिया तो पीछे कितने बच गए, 9। तो 9 में से 9 को ही अरेंज करना है, तो 9p9। अब बात कहाँ आ रही है, बात आ रही है क्योंकि सर्कुलर में बैठे हैं तो n में से 1 क्या करना होता है, माइनस। 1 माइनस कर दिया तो पीछे क्या बचा, 8p8। बात समझ आ गई, बस यहां तक आप आ गए। उसके बाद मल्टीप्लाई किनको करना है, क्योंकि हम लोग वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 2c2 वेज में हम लोग क्या, 2p2 वेज में हम लोग इनको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बड़े मैं पहली क्लास से फोकस करते आ रहा हूं। जब कभी भी किन्हीं को 1 यूनिट माना जाता है तो उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है जितने, अगर यहाँ पे 3 हो तो इन तीनों को भी आपस में अरेंज किया जा सकता है, तो मल्टीप्लाई किया जाता है हमेशा 3p3 से। अगर यहाँ पे 4 को एक साथ मानेंगे हम लोग तो क्या करा जाता है, 4p4 किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन करोगे तो आंसर यहाँ से भी क्या निकल के आएगा, 80640, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन में अगर कंडीशन कोई नहीं हो तो सिंपल सा आंसर क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल। इसको लिख लोगे आप लोग जैसे आपने 0 फैक्टोरियल लिखा है 1 की तरह, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको
मज़ेदार लगा होगा। डरना बिल्कुल नहीं है, ऑलिव बोर्ड का जो लेवल होता है हमेशा एग्ज़ाम से ज़्यादा होता है। हमने जेके बैंक में देखा है जिन बच्चों ने 45 तक मार्क्स ला रहे थे वो एक्चुअल एग्ज़ाम में 80 तक पहुँचे हुए हैं बच्चे। ठीक है, बाकी 1-2 दिन में रिजल्ट आपके सामने होगा होपफुली, तो फिर देख लेंगे आप लोग कि कितना फ़ायदा जो है वो हमारे साथ मॉक टेस्ट देने का, हमारे साथ प्रिपरेशन करने का बच्चों को हुआ था। थैंक यू सो मच गाइज। एक ही बात बोल रहा हूँ, बार बार रिवाइज करते रहिए, जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना कम है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और लेक्चर में। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।